नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। चलिए आज अग्रिम कक्षा में चलते हैं। पूर्व कक्षा में हमने वर्ण यानी स्वर व्यंजन आयोगवाह पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़ चुके, दो प्रकार के आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न पढ़ चुके, पुरुष पढ़ चुके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उपसर्ग पढ़े, कुल 22 उपसर्ग होते हैं। सबका धातुओं के साथ, क्रियाओं के साथ परिवर्तन किया, वाक्य प्रयोग किया, उनके अर्थों को जाना। उसके बाद हमने प्रत्यय पढ़े, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय पढ़े। कृत जो धातुओं के साथ लगते हैं, तद्धित जो शब्दों के साथ लगते हैं, और आयोगवाह जो कि स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं। कृत जो धातुओं के साथ लगते हैं, तद्धित जो शब्दों के साथ लगते हैं, और आयोगवाह जो कि क्या कर देते हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। जब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जैसे आप विद्या प्लस आलय लीजिए। विद्या यानी माँ सरस्वती और आलय यानी मंदिर, ठीक है। अब जब विद्या प्लस आलय दोनों का मिला दोगे तो हमारे पास नया रूप बनकर आता है विद्यालय, और उसका अर्थ होता है विद्या का मंदिर। विद्या अलग थी, आलय अलग था, किंतु जब दोनों को मिला दिया तो मिलकर आया हमारे पास विद्या का मंदिर। दोनों को कैसे मिलाया? जो विद्या का आ था, आ यानी स्वर निकाल देंगे, स्वर संधि करेंगे तो स्वर निकालेंगे। विद्या में से क्या निकाला लास्ट में? आ। आलय में से क्या निकाला? आ। और उस आ यानी विद्या के आ और आलय के आम को जब मिलाया, दोनों को जो मिलाया तो बराबर करके सिर्फ हमारे पास रूप बना आ। अर्थात विद्या प्लस आलय का रूप बनेगा विद्यालय। विद्या में से आ निकाला, अंतिम स्वर, तो ध्य हलंत्यम रह गया। और आलय में से लय को अलग कर दो, आ को अलग निकाल दो। पूर्व वर्ण का, पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों को मिलाया, आ को मिलाया, एक नया रूप निकल कर आया आ, और मिला विद्यालय। देखिए जैसे देव प्लस आत्मा, देव में से अ निकालेंगे, क्या स्वर है देव में से? अ। आत्मा में से कौन सा स्वर है? आ। तो देव प्लस आत्मा, देव में से अ निकला और इसमें से आ निकला। इस व में से ए जो निकला वो, और आत्मा में ये आ निकला वो। अ प्लस आ बराबर क्या रूप बना? आ। ए प्लस आ बराबर क्या रूप निकल कर आया? आ। यहां पर देव शब्द का अंतिम अ तथा आत्मा शब्द का आ परस्पर मिलकर अ प्लस आ बराबर आ परिवर्तन हुआ। इस प्रकार ए प्लस आ इन दोनों वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन आ हुआ, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जोड़ने को बोलेंगे संधि और अलग करने को बोलेंगे संधि विच्छेद। संधि युक्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वो संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम का बनेगा यथा प्लस इष्टम। क्लियर? संधि के भेद। विद्या प्लस आलय जो विद्यालय बनाया वहां संधि कार्य हुआ, और विद्यालय यदि पहले लिखा हुआ है फिर विद्या प्लस आलय उनके जो टुकड़े किए उसे संधि विच्छेद करेंगे। समझे आप क्या कहा हमने? हमारे पास लिखा हुआ है विद्यालय, फिर हमने लिखा विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय,
वो हुआ संधि कार्य, संधि विच्छेद कार्य। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है विद्या प्लस आलय, बराबर करके आपको लिखना है। आपने लिखा विद्यालय, वो हुआ संधि कार्य। जब आपने जोड़ा तो संधि कार्य, जब आपने टुकड़े किए तो संधि विच्छेद कार्य। क्लियर हो गया? चले आगे। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप बोलेंगे मैडम स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि दे रखा है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि दे रखा है, ऐसा क्यों? स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये अच हल, इनको ज्ञात करने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र ज्ञात करने पड़ते हैं। हम क्रमशः बोलते हैं, एक बार बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, पहले ध्यानपूर्वक सुनना, दोबारा इस वीडियो को चलाना और उसके बाद में मतलब जहाँ से ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको दोबारा चलाना और फिर इसको लिखना। पहले लेकिन ध्यान से सुनना, दूसरी बार में लिखना, ठीक है? वैसे हम रिवीजन जरूर करेंगे, तो आप इसी वीडियो में कंटिन्यू भी पहले सुनेंगे, बाद में लिखेंगे। पहला अ इ उ ण, ये माहेश्वर सूत्र है, भगवान शंकर जी के डमरू में से निकले थे। इन 14 माहेश्वर सूत्रों पर ही पूरा संस्कृत व्याकरण आधारित है। जो हमारा संस्कृत व्याकरण आपको मिलता है वो पूरा आप इन माहेश्वर सूत्रों पर ही आधारित है, ठीक है? तो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, इनकी रचना हुई है भगवान शंकर के डमरू में से और इनको सुव्यवस्थित किया है भगवान पाणिनि जी ने। भगवान शंकर जी ने डमरू में से स्वर निकाले, स्वर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, व्यंजन निकलते जा रहे हैं, उनको स्थिर किया हमारे संस्कृत व्याकरण के भगवान पाणिनि जी, ठीक है? अष्टाध्यायी के रचयिता भगवान पाणिनि जी ने इन भगवान शंकर जी के डमरू में से निकले हुए स्वर व्यंजनों को या वर्णों को व्यवस्थित किया। तो उन्हीं व्यवस्थित जो 14 है, क्रमशः 14 वर्णों को 14 क्रम में स्थापित किया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला अ इ उ ण, अ इ उ ण, तीनों ऋस्व थे, अ इ उ, ऋस्व यानी छोटे, अ इ उ ण। ण ट वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा हलंत्यम, जो भी लास्ट वाला हम बोलेंगे ना उसको हलंत्यम करते जाना, अ इ उ ण, ण को हलंत्यम कर देना। री ली क, री री ले के नीचे री की मात्रा, री री क। हमने जब शुरू में स्वर व्यंजन पढ़े थे तब हमने स्वर में आपको बताया था ए आ ई उ री री री, तो वो जो री बनाया था ना, ऊपर से देखिएगा री जो हमने बनाया था, जो हमने पूर्व कक्षा में पढ़ाया, उसमें देखिएगा री जो था ना वो वाला री। तो रील री क में नीचे हलंत्यम, अंतिम जो भी बोलेंगे उसमें हलंत्यम करेंगे आप, ठीक है? प्रथम अ इ उ ण, री ली क, ए ओंग, ऋस्व अ, ए से एड़ी है ना, ओ उंग, क वर्ग वाला अंतिम वर्ण, अणे खाली बोलते ना क वर्ग, क क ख ग घ ङ, वो अंतिम वर्ण। तो अ इ उ ण, री ली क, ए ओंग, आई औच, आई औच, दीर्घ आई, दीर्घ औ और च, ठीक है? पांचवा ह य व र ट, ह य व र ट, ठीक है? नेक्स्ट छठा लण, अंतिम जो भी बोलते जा रहे हैं उसके नीचे हलंत आप लगाते जाइएगा, लण। फिर प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, न्य, च वर्ग का, न्य म ङ ण न म, न्य च वर्ग का, म ङ क वर्ग का, ण ट वर्ग का, न त वर्ग का, ठीक है? न्य च वर्ग का, म प वर्ग का, न्य म ङ क वर्ग का, ट वर्ग का, ट वर्ग का, ठीक है? तो न्य म ङ ण न म के नीचे हलंत लगा देना, न्य म ङ ण न म। झ भ य, झ से झंडा, भ से भालू, झ भ य, च वर्ग का अंतिम वर्ण, च झ भ य, ठीक है? फिर घ ड़ ध श, घ घड़ी, ढ ढक्कन,
घड़ ध, ध से धनुष, घड़ धश, ज ब गड़ दश, ज ब ग ड से डमरू वाला ड, ज ब ग ड द दवात, ज ब ग ड द श शलजम में हलंत्यम, ज ब ग ड द श। ठीक है, फिर 11 ख फ छ ठ ठठेरा, ख फ छ ठ थ थर्मस, फिर च ट त ट त त व के नीचे हलंत्यम। फिर नेक्स्ट लिखिए 12वां क प य के नीचे हलंत्यम। फिर लिखिए तीनों शलजम, सॉरी तीनों श यानी मूर्धन्य श, तालव्य श और दंत्य श, श श स ह, श श स र, श श स र। नेक्स्ट लिखिए हल, 14वां लिखिए हल। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर देते हैं हम फटाफट से, आप नोटबुक में लिखते जाइए। अ इ ऊण, अ इ ऊण, री ली क, ए ओंग, आई औच, ह य व र ट, लण, न्या मांग ण नम, न्या मांग ण नम, झ भय, झ भय, घड़ धश, घड़ धश, ज ब गड़ दश, ख फ छ ठ त, च ट तव, क प य, श श सर, हल। हो गए 14। तो देखिए हमने शुरू में पढ़ा आ ई ऊण री ली का ए औंग आई औ च, तो यानी स्वर में पूरे स्वर आ गए। देखो आ ई उ, री ली, ए ओ, आई औ, पूरे स्वर आ गए। हल में लेंगे तो हय वरट से 5वें से लेंगे हय वरट और अंतिम हल 14वें में लिखा था ना हल, वहां ल तक। तो सारे इस तरह से ये जो अच है आप इनकी पहचान कर सकते हो व्यंजन की ह से। फिर लिखिए विसर्ग संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें स्वरों का वर्णन होगा, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजनों का समावेश होगा, विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग में परिवर्तन होगा। पहला पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि यानी अच संधि। बता दिया हमने अ ई उ, री री, ए ओ, आई औ। ठीक है, अ ई उ ण हटा दो, री ली क को गायब कर दो, अंतिम वर्ण की हलंत्य संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम वर्ण की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम वर्ण की इत संज्ञा, इसलिए अ ई उ ण को हटा दिया, री ली क को हटा दिया, ए ओ ग को हटा दिया, आई औ ये च आ गया, तो च को भी हटा देंगे। तो इसमें आपके सारे स्वर आ गए। दो अच वर्णों के परस्पर संधि करने से जो विकार अथवा संधि युक्त वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो अच वर्णों, अच यानी दो स्वर आ गए। अच का मतलब बच्चा समझ में आ गया होगा ना आपको। देखो अ ई ऊण री ली का ए ओंग आई औ च, जो भी अंतिम हलंत वर्ण है ना, जिनके नीचे हलंत लगा रखे हैं, उनकी इत संज्ञा कर देंगे, उनको छिपा देंगे। उनको देखो ल्यप, जैसे हमने प्रत्यय में किया था, एक त्वा प्रत्यय था तो आधा करके इत संज्ञा की थी हमने, है ना, एक त्वा, तो त्वा बचा था हमारे पास। फिर ल्यप में से ल की संज्ञा की थी, प की संज्ञा कर दी थी, यह शेष बचा था। इक्तवतु में से क की संज्ञा कर दी थी, यानी जो हलंत्यम वर्ण इत संज्ञा यानी छुपा देना, इत संज्ञा यानी छुपा देना। तो इसी तरह अ ई उ ण में से ण को छुपा देंगे, री ली क में से क को छुपा देंगे, ए ओंग ग को छुपा देंगे, आई औ च को छुपा देंगे। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ स्वर आते हैं। अब देखिए आपको हमने कहाँ बताया था कि अ ई, वहां पे जब आप प्रयत्न कर रहे थे ना, तब हमने विवृत पढ़ा था। तब हमने आपको कहा था सिर्फ यहाँ पे अ ई उ री री ए ओ आई औ आएगा। अ का मतलब आ भी होता है, ई का मतलब दीर्घ ई भी होगा। वो देखो यहाँ समझ में आएगा आपको। माहेश्वर सूत्रों में
आ अलग से दिया है? नहीं। दीर्घ ई अलग से दी है? नहीं। यानी जो ऋस्व ई होगा ना, उसी में दीर्घ ई को भी काउंट कर देंगे। तात्पर्य समझ रहे हैं आप हमारा? जो भगवान पाणिनि जी ने सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों को जो क्रमशः बैठाया, उसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इनका अलग से वर्णन नहीं किया है, ना ही दीर्घ री का अलग से वर्णन किया है। ये उसमें ही समाहित है, साथ में समाहित है। ई, अ यानी ए और आ, ई यानी ऋस्व ई और दीर्घ ई, और उ यानी ऋस्व ई और दीर्घ ई। फिर री ली का, री में भी ऋस्व री और दीर्घ ई दोनों मिक्स। और री जो होता है ना, री, उसका दीर्घ नहीं होता, वो सिर्फ ऋस्व होता है, वो सिर्फ ऋस्व होता है, उसका कोई दीर्घ नहीं होता। ए भी अकेला होता है। ओ, आई, औ, ये सारे दीर्घ में ही काउंट होते हैं। चलिए, दो अच वर्णों के परस्पर संधि करने से जो विकार्य संधि युक्त वर्ण होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में अनेक विभेद होते हैं, यानी स्वर संधि के अनेक प्रकार हैं। दीर्घ बड़ा कर देते हैं, गुण आपको आगे बताएंगे, जैसे राम प्लस उपदेश है तो रामोपदेश कर देंगे। वृद्धि बड़ा कर देंगे, ठीक है। वृद्धि जैसे दीर्घ है ना, ये तो ए को आ बनाएंगे, वृद्धि में ए को आई, ओ को औ कर देंगे। यण, यण में य व र, ई उ री ली को य व र कर देंगे। अयादि में एक सूत्र आता है, एचो अयाव याव है, यानी ए ओ आई औ को क्रमशः अय अव आय आव करेंगे। ये नीचे समझ में आएगा आपको आराम से। इसी तरह पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, इस प्रकार से स्वर संधि के प्रकार होते हैं, जिनको हम आराम से भी पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि आपको हम क्या बोले जा रहे हैं? ध्यान से सुनो, इसको आराम से समझ में आएगा। हमने जो माहेश्वर सूत्र बताए हैं, आपके हो सकता है नीचे हमें मिले, हम जब अभी पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो हमें आगे मिले, है ना। लेकिन ये पूर्व में यहाँ पे कराने का उद्देश्य था कि आप इस अच का तात्पर्य समझ सके, हल का तात्पर्य समझ सके। और कहा जाता है कि जैसे हिंदी पढ़ाते हैं, जब छोटे बच्चों को हम सबसे पहले क्या कराते हैं? ए आ ई उ करवाते हैं ना, स्वर व्यंजन करवाते हैं छोटे बच्चों को, ऐसे अनार आसियाम। उसी प्रकार जब संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र याद करवाए जाते हैं। माहेश्वर सूत्र बहुत, मतलब शुरुआत माहेश्वर सूत्रों से ही होती है। आप जैसे स्पेलिंग जो बोलेंगे, स्पेलिंग के लिए पहले आपको अल्फाबेट याद करना पड़ता है, उसी भांति जब आप संस्कृत व्याकरण सीखने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। समझ गए? जिस प्रकार अंग्रेजी की स्पेलिंग जो होती है ना, इंग्लिश की, जैसे इंग्लिश की है ENGL, इसको लर्न करने के लिए आपको पहले अल्फाबेट याद करवाया जाता है, ABCDEFGHIJKL, है ना, सिखाया जाता है। उसी प्रकार, या फिर आप अभी हम हिंदी में जो बात कर रहे हैं, तो ये परफेक्टली जब हमें तभी आती है जब हमें, मतलब आप ये लिखना तभी प्रारंभ कर पाते हैं, जब शुरू शुरू में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ऊ से उल्लू, ये सब हम पढ़ते हैं ना, ये हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत ABCD होती है। गणित की शुरुआत पहले गिनती और पहाड़े से होती है, उसके बाद में हम जोड़, गुणा, बाकी इन पर जाते हैं। उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होती है। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, ये क्रमशः लाइन से याद होना चाहिए। जैसे A के बाद में B आता है, C नहीं आ सकता, या 1 के बाद में 3 नहीं आ सकता, 2 ही आएगा। उसी प्रकार जो माहेश्वर सूत्रों का क्रम है, वो क्रमशः याद रहना आवश्यक है। तो आपके मन में कुछ आया क्या? तो एक बार मैं माहेश्वर सूत्रों का फिर से रिवीजन करूं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। अ ई ऊणा, अ ई ऊणा, री ली का, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, न्यमंग, णनम, झभय, घड़धश,
जबगड़दश, जबगड़दश। ख फ छ ठ थ चट तव। इसको दो टुकड़े में याद कर लेते हैं। पहले बोलिए ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ चट तव, चट तव। नेक्स्ट कपय, कपय। श श सर, श श सर हल। ठीक है, इसी तरह क्रम में आप इसको 2-3 बार 4-5 बार जब रिवीजन करेंगे, इसको आप बार बार में याद करेंगे तो आपको पूरे माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे तो आपको संधि की जो सूत्र दे देंगे। जैसे देखो ये रहा अकह सवर्ण दीर्घे, अकह सवर्णे दीर्घ। अभी अकह का मतलब क्या है? अकह का मतलब क्या है? तो अ ई ऊणा रीली क, क्या आ गया ना, यानी अ से शुरू और क पे जो खत्म हो रहा है। तो अ कहां से शुरू हो रहा है? अ ई उ री ली क, जहां पे क खत्म हो रहा है अकह। तो आपको ये माहेश्वर सूत्र तो याद होना कंपलसरी है, समझ गए? अकह पढ़ने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होनी जरूरी है। तो जब तक आपकी संधि होती है, जब तक आप संधि को पढ़ते हो, तब तक आप इस वीडियो के साथ में उस संधि के जो आपने कॉपी में उतारा है ना, वो कॉपी और ये वीडियो दोनों साथ चलने चाहिए, क्योंकि वो आपको फटाफट, जैसे मैंने अकह बोला, आपने फटाफट कॉपी में नोटिस किया कि कहाँ अ शुरू हो रहा है, कहाँ पे क खत्म हो रहा है। तो आपको पता लगा पहला सूत्र जो था अ ई ऊणा, वहां पे तो अ से तो शुरू हो रहा है, री ली क दूसरा जो सूत्र था वहां के क पे खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज पहले ये और पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घः। तो अकह का तात्पर्य समझ गए है ना? अकह यानी अ ई उ री और री, ये आपके अकह में आएगा। अकह सवर्णे दीर्घ है। देखिए अक यानी अ से लेकर क तक, ठीक है, के आगे सवर्ण अच, अच यानी पूरे स्वर आ गए, रहने पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। यहाँ ऋस्व स्वर याद है ना, अ ई उ ऋण की संज्ञा कर दी, री ली क की संज्ञा कर देंगे, है ना, री ली से परे क्रमशः यदि वही स्वर या वही दीर्घ स्वर आ जाए, या तो ऋस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, तो उन दोनों के मेल से वह स्वर दीर्घ हो जाता है और वहां दीर्घ संधि होती है। मतलब समझ रहे हैं? अकह में प्रथम और दूसरा माहेश्वर सूत्र आ गया। प्रथम माहेश्वर सूत्र में आता है अ ई उ और दूसरे माहेश्वर सूत्र में आता है री री। ठीक है, अब इनके आगे यदि ये कहिए यानी ऋस्व आ जाते हैं या दीर्घ आ जाते हैं, तो दोनों को मिला देने पर दीर्घ संधि होती है। चले आगे, जैसे उदाहरण आज एक एक बता देते हैं, बाकी पूरा डिटेल से कल बताएंगे। देखिए अ प्लस अ, ये ऋस्व है, ये भी ऋस्व है, मिला के क्या हुआ? दीर्घ आ। ऋस्व है, मिला के क्या हुआ? दीर्घ आ। ऋस्व है, दीर्घ है, तो भी क्या आया? दीर्घ आया। दीर्घ है, ऋस्व है, लेकिन तदुपरांत क्या आया? दीर्घ आया, यानी होगा दीर्घी। चाहे ऋस्व को मिलाओ, यानी छोटे छोटे को मिलाओ तो भी बड़ा निकल के आएगा, बड़ा और छोटे को मिलाओ तो भी बड़ा निकल कर आएगा। छोटे या बड़े, देखो इधर आ दोनों दीर्घ है, आ और आ को मिलाए तो भी आ निकल कर आया। ऋस्व आ को मिलाया तो भी दीर्घ आया। रस्व आ दीर्घ आ को मिलाया तो भी दीर्घ आ आया। दीर्घ आ रस्व आ को मिलाया तो भी आ आया। दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ मिलाया तो भी दीर्घ आ आया। इसी प्रकार आगे का होगा। तो आज जो पढ़ा है आपने वो अच्छे से पहले आपको याद हो जाए, अर्थात इसमें आपको माहेश्वर सूत्र, संधि करना यानी जोड़ना, संधि को तोड़ना, संधि के कितने भेद बताए गए हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपको माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। एक बार और मैं फटाफट बोलती जाती हूँ, आप सिर्फ ध्यानपूर्वक कान बंद करके बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिए। अ ई ऊण पहला, री ली क, ई ओंग,
ऐ औच हय वरट लण न्यम गण नम झ भय घड़ धश जब गड़ दश ख फ छ ठ त चट तव कपय शश सर हल। ठीक है, पूरे 14 के 14 याद हो गए होंगे। कल हम जो दीर्घ संधि आज पढ़ी है अकह सवर्ण दीर्घ है उसके उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।